कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे थे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे हम आ गए थे। फिर हमने ये बात करी थी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी बोला जाता है, और वो एवरेज जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस। और फिर ये बात करी थी कि सबसे अच्छा कौन? तो अरिथमेटिक मीन अच्छा क्यों है? क्योंकि वो यूल साहब की 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। 5 प्रॉपर्टी की हमने जिक्र करा। पहली प्रॉपर्टी होती है कि डेफिनेशन क्लियर हो, दूसरी होती है कि कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, तीसरी बात बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, चौथी बात लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, और पांचवी बात सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। राइट? तो नोट्स वोट्स तो क्या है, रख दो, तुमको ऐसे खोल के मत बैठा करो सब। ये तो तुमने पैसे दिए तो हमने किताब दे दी, रख लो। ये तो अब ऐसी, अब भाई आदमी आता है पहले दिन फीस भरता, कुछ तो लेके जाए। तो ये बनना, ये तो सब ऐसी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरी दे रखी है मेरे नोट्स में, उसको जरूर पढ़ लेना। बाकी फॉर्मूले न्यूमेरिकल तो अपन क्लास में करेंगे। अपनी एक कॉपी बनेगी जिसको अपन क्लास वर्क करेंगे, रोज यहाँ पढ़ेंगे फार्मूले, और एक कॉपी छोटी बनेगी जिसमें अपन सिर्फ फार्मूले लिखेंगे। पढ़ने का अपना तरीका ये होना चाहिए कि अपन ने एक दिन बैठ करके थ्योरी पढ़ ली किसी भी चैप्टर की, जो हो गए। जिससे मेरे उसमें नोट्स में आपने देखा होगा कि मीन मीडियन मोड सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी लिख रखे हैं, और यूजेस भी लिख रखे हैं। तो हमको कहाँ उनका उपयोग हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। आखिरी के उसमें एक लास्ट पेज में उसमें कंपैरिजन दिया हुआ है सब एवरेजेस का, वो आप पढ़ लो। क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं से भी निकल के आ जाता है। ठीक है? एक नंबर का आएगा, न्यूमेरिकल आया वो भी एक नंबर का है, बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करके आंसर निकाला, वो भी एक नंबर ही मिलेगा। और एक साधारण सी जानकारी जैसे पिछले अटेम्प्ट में आ गया कि एवरेज कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 एवरेज होते हैं, उसका भी एक नंबर है। मतलब क्वेश्चन की वैल्यू सेम है, उसकी सरल होने का या कठिन होने का नंबर से कोई भी संबंध नहीं है। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपने सही टिक करा, कैसे टिक करा डजेंट मैटर। आपने पढ़ के टिक करा, आपने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर टिक करा, आपने इधर देख के टिक करा, डिपेंड है। नंबर सही हो गया तो नंबर मिल जाएगा, गलत हो गया तो सवा नंबर कट जाएगा। जीते तो एक नंबर लेके उठेंगे, हारे तो 1.25 नंबर छोड़ के आना पड़ेगा। ऐसी उसकी कहानी है। बाकी मैटर नहीं कि आपने ज्ञान से आंसर लगाया या आपको दिव्य शक्ति उस दिन प्राप्त हुई और आपने आंसर लगा दिया, ये पता नहीं चलता उसमें। ठीक है? तो थ्योरी आप पढ़ें, क्लास की एक कॉपी बना लें, उसके अंदर आप जो क्लास का काम चल ही रहा है मैं अभी आपको लिखूंगा, अभी जो जरूरी चीजें लिखवाने की होंगी वो मैं लिखूंगा। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ यूल लिखूंगा मैं आपको, फॉर्मूले लिखूंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा। लेकिन अब मैं मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखाने की स्थिति में नहीं हूं, तो मैंने आपको लिखी हुई दे दी है। पॉइंट वाइज सारी थ्योरी है हर चैप्टर में, बस उतनी आप पढ़ लो। आपको ना तो मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत है, ना दुनिया जहान की कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। 40 नंबर का सब्जेक्ट है, 40 नंबर के जितना वेटेज आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आपको तय करना पड़ेगा कि आप रोज कितने घंटे पढ़ेंगे, उसमें कितने घंटे अकाउंट्स पढ़ेंगे, कितने घंटे लॉ पढ़ेंगे, कितने घंटे मैथ्स पढ़ेंगे, कितने घंटे स्टेट्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। सब्जेक्ट 5 हैं, पढ़ाने वाले 7 हैं। उनमें मित्तल सर भी अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मनोज सर भी पढ़ाएंगे, तो उनको उनका पढ़ाया, इनका क्या पढ़ाया, वो भी आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। ठीक है? और सब पूरी स्ट्रेटेजी करके, क्योंकि यहाँ से बहुत समय लग जाएगा, फिर यहाँ से घर जाएंगे, फिर घर पे भी एक टाइम टेबल। 4 महीने अपने को पूरे डिसिप्लिन के साथ डेडिकेट करना है। किसके लिए? खुद के लिए। स्वार्थी बनना है, बन जाओ। खुद के बारे में, मैं के बारे में सोचो। मैं पढ़ कौन रहा है, परीक्षा कौन देगा, पास कौन होगा, सीए कौन बनेगा,
माल कौन कमाएगा? सुबह दूसरी लड़की, शाम को दूसरी लड़की कौन घुमाएगा? ये आखिरी वाला पॉइंट बहुत मोटिवेशन देता है आदमी, उससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। अभी घुमाने लग जाओगे तो फिर बाद में नहीं घुमा पाओ, फिर बाद में साइकिल पे अच्छा नहीं लगेगा। पीछे बीवी बैठी हुई और आगे डंडे पे एक बच्चा बैठा हुआ, और अपने से राजकुमार ब्रिज का पुल ही नहीं चढ़ते बन रहा है। तो वैसी सिचुएशन, खैर आपके मम्मी पापा नहीं आने देंगे, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी लग जाओ। 4-5 महीने हैं, मोह माया छोड़ दो। मोह माया मतलब दुनिया में एक ही मोह माया है आज की तारीख में, क्या? मोबाइल। आप बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, बढ़िया लगे हुए हो, 1-1.5 घंटा हो गया आप पढ़ रहे हो, इतने में पिंग पिंग बजा, मैसेज आया, तेरे को मालूम है रमेश की गर्लफ्रेंड भग गई। आपने सब एक तरफ पटका, ये मनोज सर, रंजन सर हटा, एक भाग गई। फिर आपने मुझे किसके साथ? बोले सुरेश के साथ भाग गई। अब आपको संताप हो गया। आपको ये संताप नहीं हुआ कि वो भाग गई, ये भी संताप नहीं हुआ कि सुरेश के साथ भाग गई, संताप ये हुआ कि मेरे साथ क्यों नहीं भागी। अब यहां जाकर के आपका पूरा जो पढ़ा लिखा है, पूरे दिन भर की जो मेहनत है, उस पर पानी फिर जाए। अच्छा, उसमें न रमेश का कुछ बिगड़ा, न सुरेश का कुछ बिगड़ा, न उसका कुछ बिगड़ा जो भगी, बिगड़ा किसका? अपना। इसलिए इस तरीके की उससे आप जो है थोड़े दिन के लिए मुक्ति पाले। मतलब अभी तो मैं 4-5 महीने के लिए बोल रहा हूं, फिर आगे इंटर वाले जाने, उनका काम जाने। मेरा काम तो आपको इंटर तक पहुंचाना है, फिर आगे इंटर वाले बताएंगे कि मोबाइल चलाना है कि नहीं चलाना है। ठीक है, पर जब तक अगर आप थोड़ी सी मुक्ति पालेंगे तो क्या होगा कि रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। पास तो 200 नंबर पे भी हो जाते हैं, 400 में से कितने? 200। लेकिन 300, 310, 315, 340, 350 आ गए तो जीवन भर कहने को रहेगा कि भैया एक एग्जाम दी थी जिसमें हमने कुछ तीर मारा था जीवन में। ठीक है ना? अब रैंक तो लगती नहीं फाउंडेशन में, फाउंडेशन में रैंक देना आईसीआई ने बंद कर दिया कुछ सालों से। अदर भाई रैंक लगती तो ऑल इंडिया रैंक लिखा जाती है नीचे, तो फिर आदमी की झांकी अलग हो जाती है। पर हाँ, 340, 350 अगर आप स्कोर कर लेते हो तो ये मान लिया जाता है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर कहीं ना कहीं तो आप हो। AR 50 हो सकता है, आपकी 40 भी हो, 30 भी हो, 25 भी हो, और हो सकता फर्स्ट भी हो जाए, वो हम एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन 350 का स्कोर आपको टॉप 50 लोगों में शामिल कर देगा। तो लक्ष्य वो होना चाहिए, लक्ष्य 200 नहीं होना चाहिए। और जो 200 का लक्ष्य लेके चलेगा उसको आएंगे भी नहीं 200, ये भी मैं बता रहा हूँ। टारगेट 300 को लेके चलेंगे, जब जाकर के 225, 250 पे अपनी गाड़ी रुकेगी। तो इसलिए टारगेट तो 400 में से 400 का लेके चलो। हालांकि होगा नहीं, पर अब ठीक है, लक्ष्य तो थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा जीवन में, जब जाकर के अपन जो है वो। सीए फाउंडेशन की एग्जाम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सीए आप करने निकले होगे तो बहुत सारे लोगों ने आपको बोला भी होगा कि मत करो, कठिन है, होता नहीं है, फलाना है, ठिकाना है, ये है वो है। 2 मिनट में आपको एनालिसिस दे देता हूं, एक अपनी आके ही एग्जाम्पल दे देता हूं। अभी हाल में 25 में एग्जाम है, ठीक? सितंबर में इसकी बैच स्टार्ट हुई, 60 बच्चे। इसमें ज्यादा आते नहीं है क्योंकि ये पीछे पीछे का रहता है, जनवरी में हो जाते हैं मैक्सिमम, उसके पहले ज्यादातर बच्चे सितंबर अटेम्प्ट देते हैं। तो 60 बच्चे। अब ये 60 बच्चे अगर एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें से 15 बच्चे तो महीने भर के अंदर बाहर हो जाते हैं, सर्वाइवल प्रश्न में बाहर हो जाते हैं। किसी को खाना नहीं जम रहा, किसी को हॉस्टल नहीं जम रहा, किसी को क्या, किसी को क्या। जीवन की फाइट तो यहीं से शुरू हुए। हमको दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है, हमको पढ़ना भी है और हमको सर्वाइव भी करना है। क्योंकि अब हम घर से निकल गए हैं, अब हम सीए फाउंडेशन करेंगे,
बाहर रहना पड़ेगा, इंटर करेंगे बाहर रहना पड़ेगा, आर्टिकलशिप करेंगे बाहर रहना पड़ेगा, फाइनल करेंगे बाहर रहना पड़ेगा, और जॉब भी करेंगे तो बाहर रहना पड़ेगा। अपन जिस छोटी जगह से आए हैं वहां तो सीए की नौकरी मिलनी नहीं अपने को कि घर के पड़ोस में ऑफिस मिल गया, टॉप 4 कंपनी आ गई, एक ने अपने पड़ोस में ऑफिस डाल दिया, अपन घर से गली कूद के निकले ऑफिस पहुंच गए, दिन में मम्मी टिफिन लेके आ गई, खाना खिला गई। ऐसा तो जीवन में होगा नहीं। तो आपका फाइट जो होगी वो चालू यहां से होगी, सर्वाइवल। अब आप सीखेंगे कि एक कमरे में 4 लोगों के साथ कैसे रिया जाता है, हाँ कि ना? कितने लोग हॉस्टल में हैं? चलिए, बाकी तो घर में है, तो घर में जो है उनका थोड़ा सा ये वाला पार्ट कम हो गया, बाहर वालों को बढ़ेगा। तो 15-25% गए, अब बचे कितने? 45 में से फिर 15, किसी को अकाउंट समझ में नहीं आ रहा, किसी को लॉ में प्रॉब्लम है, किसी को इकोनॉमिक्स जा रहा है, कोई को मैथ्स स्टेट समझ में नहीं आ रहा। स्टेट तो सबको आ जाता है पर बोलना पड़ता है, तो मैथ्स स्टेट समझ में नहीं आ रहा, तो भाई कहीं ना कहीं 15 और गए, तो बच्चे मार्केट में अब कितने? 30। अब 30 लोगों में से सबके सबका चारों पेपर अच्छे चले जाएं, मस्त झकाझक, ऐसा होता नहीं है। तो इनमें से 15 का किसी ना किसी में मामला बिगड़ जाएगा, तो आखिरी में फाइनली बचे कितने? बस ये पास है। आईसीआई को 25% रिजल्ट निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये 15 भी जो निकले हैं और वो जो 15 रुके हैं उनको इंडिविजुअल भी 40 नंबर लाना है, एग्रीगेट भी 50% लाना है, वो सारा क्राइटेरिया होना चाहिए। अकाउंट्स का पेपर अच्छा चला गया तो एक दिन बाद लॉ का पेपर है, वो भी अच्छा जाना चाहिए। लॉ का बिगड़ गया तो एक दिन बाद मैथ्स स्टेट का पेपर है, तो उसका साइड इफेक्ट कौन झेलता है? मैथ्स स्टेट झेलता। थर्ड पेपर तक आते आते आदमी हाफ जाता है, और फिर आखिरी में इकोनॉमिक्स। तो ये सब करते करते मेरा कैलकुलेशन ये बोलता है कि जो लोग बिल्कुल पकड़ के चलेंगे, ये 15, अगर मान लो अब आपके उसमें ज्यादा मामला हुआ तो आपके उसमें मान लो आखिरी में 300 टिके रही है, तो 300 पास है। मुद्दा क्या है? टिके रहना, रोज क्लास अटेंड करना। अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, तबीयत भी बिगड़ रही है, क्लास छूट गई, कभी 3-4 दिन का अपने को लेक्चर्स देखने के इकट्ठे हो गए, बैकलॉग हो गया, अब वो भी करना है, ये भी करना है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, किसी में समझ में नहीं। तो ये सब पूरा महाभारत का युद्ध है अगले 4-5 महीने। डरा नहीं रहा हूं, बहुत सारे तो सोचने लग गए कुछ और कर लेंगे यार, आज ही घर जाके बात करते हैं। तो कुछ और में भी इतनी मेहनत है। समस्या क्या है कि हम जिस जिस तरीके से हमारी परवरिश हुई है, जिस तरह से हमको पिछले 17-18 सालों में रखा गया है, उसको मेंटेन करने के लिए हमको उतना तो कमाना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? भाई 12-15 लाख का मिनिमम पैकेज तो लगे ना। तो उतना पैकेज पाने के लिए फिर दूसरा कोई कोर्स करने जाएंगे तो वहां इससे ज्यादा मेहनत है। इंजीनियरिंग कर नहीं सकते? कर सकते हैं क्या? आईआईटी चले जाए? नहीं जा सकते। डॉक्टर ही एमबीबीएस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और भी कुछ सोच ले इधर उधर दाएं बाएं, और फिर जो साथ में हाथ में आएगा तो उसमें दिखेगा यार इसमें भी उतनी मेहनत है। तो इससे अच्छा ये है कि भगवान को और भगवान के समान दो जो जीवन में व्यक्ति हैं, माता और पिता, उनको धन्यवाद देके पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ क्या करें? भिड़ जाए। अपने जीवन में अगर अपन ने 5 महीने, मतलब मात्र 150 दिन, ओनली 150 डेज डेडिकेटली दे दिए, और एक बार अपना फाउंडेशन निकल गया तो अगले 4 साल के लिए अपने को टारगेट मिल जाएगा। अब क्या अगला लक्ष्य? क्या? इंटर। इंटर निकल गया तो फिर क्या? आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप साथ साथ क्या? फाइनल की पढ़ाई। तो अगले 4 साल का रास्ता तय। और अगर नहीं करा तो गोल गोल घूमते रहेंगे।
कोई बोलेगा ये कर लो, कोई बोलेगा वो कर लो, कोई बोलेगा ऐसा कर लो, ये कर लो, फलाना कोर्स कर लो, तो फिर गोल गोल घूमेंगे। इसलिए 150 दिन इज इक्वल टू सीए फाउंडेशन पास इज इक्वल टू अगले 4 साल का टारगेट फिक्स। घर वालों को भी भरोसा हो जाएगा, कर लिया बच्चे ने, तीर मार दिया, बड़ी अच्छी बात है, और अब ये कर लेगा, हमको भी भरोसा हो जाएगा, और बस फिर आप लग जाओ। इम्पॉसिबल दुनिया में जिसने बोला कि नहीं होगा उसको करके दिखाएंगे भाई। जो जैसे अब सचिन तेंदुलकर एक सक्सेसफुल खिलाड़ी है, या विराट कोहली, तो इनसे पूछने तो लोग यही जाते हैं कि आप सफल कैसे हुए, तो यही बोलेंगे कि हमने खूब मेहनत करी, लगी दिखता है सबको, सबकी कहानियां मालूम है। लेकिन फेल्यूअर से पूछने तो कोई नहीं जाता ना, और फेल्यूअर से पूछने आएगा तो उसकी बात पे अपन क्या भरोसा करें। अगर कोई ये कहता है कि मैंने 3 अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन मेरा नहीं निकला, तो हमको नहीं मालूम है कि उसने कितनी ईमानदारी से मेहनत करी है। जो ईमानदारी उस एग्जाम को पास करने के लिए लगनी चाहिए, वो उसने लगाई या नहीं लगाई, ये हमको नहीं मालूम। तो हम उसकी बात पे कैसे भरोसा, हम करेंगे और हम वन टाइम में, एक बार में ही बाहर। ठीक है, तो आईसीआई रजिस्ट्रेशन करा लो, किताब आ जाए तो पूजा पाठ कर लेना, दीवार पे चिपक जाना चाहिए नाम के आगे सीए सामने, वो भी चलते रहना चाहिए। बन गया, क्या करना चाहिए, मैं तो सीए बन गया या बन गई, बन गई, बस रोज उठते सी बन गई, अकाउंट में माल आ गया, मैंने खर्चा भी कर दिया। ऐसा रोज सुबह शाम उठते बैठते करके देखो, रिजल्ट नहीं मिले तो मेरे को बताना। बाकी अपन फिर 5 साल 4 साल बाद बात करेंगे, कभी तुम मेरे को पहचान लोगे तो। तुमने मेरे को नहीं पहचाना तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ भाई। तुम्हारी बड़ी गाड़ी मेरी छोटी गाड़ी के पास से निकल जाएगी, मैं भी कहूंगा ठीक है भाई आगे बढ़े। भाषण दे दिया क्या मैंने, लग तो ऐसे ही रहा है। भाषण देता तो पब्लिक ताली बजाती, तुमने तो कोई ने नहीं बजाई। हाँ, तो आपने साबित कर दिया कि मैंने भाषण दिया। ठीक है भाई, चलिए अब क्या कर सकते हैं। तो अभी सब मैंने कल समझा दिया था। लिखने का शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन 2 लाइन की। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स a central value of the distribution, a central value of the distribution। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने आपको समझाया था, नकुल भाई। नकुल भाई का प्रश्न है कि कॉपी कितनी पेज की बनानी है। नकुल भाई मोटी कॉपी बना लेना, एक पेज पे एक फॉर्मूला लिखेंगे अपन, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन about which the remaining values are centralized। एक ऐसी सेंटर वैल्यू जिसके आसपास बाकी की सारी वैल्यू क्या होती हैं, सेंट्रलाइज्ड होती हैं। अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, छोटा बड़ा लिखना हो तो बता देना, बोल भी रहा हूं सुनने की भी रखी है, ठीक है। बोर्ड पे तो लिख ही रहा हूं और बोल भी रहा हूं। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट विच द रिमेनिंग वैल्यूज आर सेंट्रलाइज्ड। एक ऐसी सेंटर वैल्यू जिसके आसपास बाकी की सारी वैल्यू सेंट्रलाइज्ड होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी।
टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, टू मेजर द central tendency of the distribution, to measure the central tendency of the distribution we have 5 measurements. किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास कितने मेजरमेंट होते हैं? 5 मेजरमेंट होते हैं. टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव 5 मेजरमेंट्स विच आर आल्सो नोन एज एवरेज, विच आर आल्सो नोन एज एवरेज. उनको हम एवरेज भी बोलते हैं. Central tendency means a central value of the distribution about which the remaining values are centralized. To measure the central tendency of the distribution we have 5 measurements which are also known as average. नाम उनके मैंने आपको बता दिए थे. एवरेज कौन कौन हो गए? नंबर 1 इज अरिथमेटिक मीन, जिसको हम नॉर्मल तरीके से सिर्फ मीन बोलते हैं. दूसरे नंबर पे आता है मीडियन. थर्ड इज मोड. ऑल दीज आर सिंपल एवरेजेस. फोर्थ इज ज्योमेट्रिक मीन. और 5वें नंबर पे कौन आता है? हार्मोनिक मीन आता है. तो दीज आर दी 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. कल मैंने आपको बताया था कि मीन 3 क्यों है? क्योंकि वो तीनों अपने कैलकुलेशन में सारी वैल्यू को यूज करते हैं. ऐसे एवरेज जिनकी कैलकुलेशन में सारी वैल्यू का इस्तेमाल होगा वो मीन कहलाएंगे. अरिथमेटिक मीन में हम सबका सम करते हैं, देन डिवाइड कर देते हैं. ज्योमेट्रिक मीन में हम सबका प्रोडक्ट करते हैं, देन रूट लगा देते हैं. और हार्मोनिक मीन में हम सारी वैल्यूज के रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो वहाँ इसलिए वो तीनों मीन है, वो न्यूमेरिकल एवरेजेस हैं, उनको कैलकुलेट करना पड़ता है. मीडियन और मोड पोजिशनल एवरेज हैं, जो कि हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को देख के समझ लेंगे कि मीडियन क्या है और मोड क्या है. तो इसलिए वो पोजिशनल एवरेज सिंपल एवरेज की कैटेगरी में जाते हैं. ठीक, यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. इन दी अबव 5 एवरेजेस, इन दी अबव 5 averages, arithmetic mean is the best average. arithmetic mean एक अच्छा एवरेज कहलाता है. arithmetic mean is the best average because it satisfy all the 5 properties, all the 5 properties given by Professor Joule for a better average. एक प्रश्न का हमने जवाब लिखा है. क्वेश्चन ये है कि वाई अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट एवरेज. तो अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट एवरेज बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द 5 प्रॉपर्टीज जो यूल नाम के व्यक्ति ने एक अच्छे एवरेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए डिफाइन करी. मीन इकलौता ऐसा एवरेज है जो उन 5 प्रॉपर्टीज को क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है. इसको क्रेडिट यही जाता है कि वो 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है. तो अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट एवरेज बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज गिवन बाय प्रोफेसर यूल फॉर ए बेटर एवरेज. पीछे वालों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम इधर पीछे उधर सबको दिख रहा है? रिकॉर्डिंग आती है रात में शाम को. अरे भाई दिन भर के लेक्चर डलते कि नहीं डलते हैं? नहीं डलते हो तो बता दो. जो इसको काम सौंपा है आज मैं उसकी गोदी में जाके बैठ जाऊंगा. ठीक, तो वो ठीक है. वो भी कभी उनको बहुत सारे लेक्चर डालने रहते हैं तो कभी कभी वो बहुत सारी क्लासेस हैं सभी के डालते हैं तो कभी कभी लापरवाही भी कर देते हैं. तो 2-3 घंटे गोद में बैठने के बाद
मैं सॉरी बोल के उठ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठ पाएगा, है ना। तो इसलिए जो है, अगर ना डले तो आप मेरे को बता देना। तो इन दी अबव 5 averages, arithmetic mean is the best average because it satisfy all the 5 properties given by Professor Yule for a better average। अब बात आती है कि यूल सामने क्या दिया, क्या 5 प्रॉपर्टीज डिफाइन करी। तो अपना अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज फॉर अ गुड एवरेज। एक अच्छे एवरेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एवरेज। नंबर 1, इट शुड बी क्लियरली डिफाइन। कई जगह रिजिडली डिफाइन भी लिखा हुआ होता है, नोट्स में शायद रिजिडली डिफाइन लिखा होगा। रिजिडली मतलब दृढ़ता पूर्वक, ठोस रूप से परिभाषित, हमने उसको लिख दिया कि स्पष्ट रूप से परिभाषित। तो इट शुड बी क्लियरली डिफाइन। कल मैंने आपको बता भी दिया था कि इस प्रॉपर्टी को 4 एवरेज सेटिस्फाइड करते हैं, सिर्फ मोड सेटिस्फाइड नहीं करता। तो मोड के लिए एक स्पेशल फीचर हो गया। क्वेश्चन आया विच एवरेज इज नॉट क्लियरली डिफाइन, तो जवाब क्या होना चाहिए, मोड होना चाहिए। तो मोड के लिए ये एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट। इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन में सिंपल हो, सरल हो, ताकि उसको हर कोई व्यक्ति यूज कर सके। तीसरी बात, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। ऑल दी ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हैं, यूनिट्स, वैल्यूज, ऑब्जर्वेशंस, सबका मतलब होता है डेटा, आंकड़े। तो इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। पहली शर्त बोली गई कि डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, दूसरी शर्त बोली गई कि कैलकुलेशन सिंपल होना चाहिए, तीसरी शर्त बोली गई कि बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो। अच्छा होगा अगर ऐसा होता है तो। पहले वाली प्रॉपर्टी पे केवल मोड सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी के 4 कर रहे हैं। दूसरी वाली प्रॉपर्टी को ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीन, मीडियन, मोड कर रहे हैं। तीसरी वाली प्रॉपर्टी को अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लेकिन मीडियन और मोड नहीं कर रहा है। चौथी बात, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग का मतलब क्या होता है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, कम प्रभावित होना चाहिए। होगा तो सही, यूल साहब ने भी मान लिया कि वो सैंपलिंग के फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड होगा, लेकिन अच्छा कौन सा माना जाएगा, जो कम इफेक्टेड होता है उसको हम अच्छा एवरेज मानेंगे। ये भी प्रॉपर्टी मीन के खाते में चली जाती है। पांचवी बात, इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इतना सही हो कि हम उसका इस्तेमाल दूसरी मेथड में कर सकें। ट्रीटमेंट से मतलब है कि उसका यूज हम दूसरी जगह पे कर लें। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग एंड इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। पांचों प्रॉपर्टीज को कौन सेटिस्फाइड करेगा, which average is least affected by fluctuation of sampling, arithmetic mean, which average satisfy all the properties given by Professor Yule, arithmetic mean। arithmetic mean को यूल सामने बहुत महान एवरेज बता दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अरिथमेटिक मीन में कमियां नहीं है। आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें कल अरिथमेटिक मीन की डीमेरिट्स पढ़ के आना। मेरिट्स में तो यही सब चीजें लिखी होंगी। मेरिट्स में क्या लिखा होगा, डेफिनेशन क्लियर है, इजी टू कैलकुलेट है,
सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके भी कुछ कमियां हैं। उसको दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है, और स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ लाइज बोला जाता है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में बोला जाता है कि ये झूठे लोग हैं, ये हमेशा उल्लू बनाते हैं, ये जो बताते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। और सही भी है, नहीं होता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स वाला ये बोल के निकल जाता है कि साहब मेरे को तो जो डेटा आपने दिया उससे मैंने तो कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट दे दिया। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जो डेटा आपने प्रोवाइड किया, हमने उससे कैलकुलेशन किया, उससे हमने आपको दे दिया। अब उसमें इफ और बट हो गया तो उसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक ऊपर वाले का भी हाथ है। भाई कंपनी ने बोला मैनेजर को कि ये लिख लिया ना सबने, किसी का कुछ छूटा तो नहीं। राइटिंग वैसे तो मेरी अच्छी है, नहीं है क्या? इससे मैंने बहुत लेटर लिखे हैं ऐसी राइटिंग में, जवाब भी अच्छे आते थे। तो मतलब मेरे को तो कॉन्फिडेंस है कि अच्छी है। आप लोग देख लो, लिख लिया सबने, लिखे थे भाई, तू टेंशन मत ले, अब नहीं लिख रहा किस। अब लिखने का जमाना ही गया, अब तो व्हाट्सएप पे ना हिंदी चलती ना इंग्लिश चलती है, वह तो अंग्रेजी चलती है। और अभी तो और कोई कोई नए नए और कई कई ऐसे शब्द आ गए हैं कि आप लोगों की जनरेशन के तो फिर वो लैंग्वेज ही अलग हो गई है। वो तो समस्या देश में यही हो गई कि आदमी को हिंदी आती नहीं है, इंग्लिश सीख नहीं पाता है, मैथ्स में बेसिक रूप से कमजोर है, अकाउंट्स उसको पढ़ लेनी पड़ता, इकोनॉमिक्स में रटना पड़ता है, करना क्या है, सीए करना है। लिख लिया मतलब सबने, मान लिया, लिख लिया, मैं मान लूं आगे बढ़ जाऊं। मैंने इसलिए लेक्चर का पूछा कि भाई कम से कम आप कभी यहाँ नोट नहीं कर पाए तो घर पर जाकर के एक बार उसको देख लें और उसके हिसाब से वापस अपनी कॉपी को कंप्लीट। कॉपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? वो पढ़ना है, जब लास्ट में रिवीजन का टाइम आएगा तो वो कॉपी पढ़नी है बस, उसके अलावा अपने को कुछ नहीं पढ़ना। इसलिए कॉपी व्यवस्थित बनी हुई होना बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे फिर आप उसमें बहुत सुंदर लिखो पहले 2 घंटे बैठ के, फिर उस पर नीचे लाल रंग से हेडलाइन और यूल का नाम आ गया तो यूल के ऊपर और 2 गोले हाईलाइट करके झमाझम में यूल। तो वैसी कॉपी नहीं चाहिए मेरे को। कॉपी साफ सुथरी हो और सब चीजें उसमें व्यवस्थित लिखी हुई हो। कंपनी वालों ने मैनेजर को बोला भैया 16 में हमने 1 लाख रुपए खर्चा करे, 5 लाख की सेल करी। 17 में हमने 2 लाख खर्चा करे, 10 लाख की सेल करी। 18 हमने 5 लाख खर्चा कर दिए, सेल हमारी जो है वो 28 लाख हो गई। और 19 में हमने 10 लाख खर्चा कर दिए, सेल हमारी 50 लाख हो गई। अब आप बता दो 20 में क्या कर दें कि हमारी सेल जो है वो 60 लाख, या 20 में हम चलो 12 लाख खर्च देंगे तो सेल कितने की होगी। और मैनेजर क्या करेगा बेचारा, उसको स्टेटिस्टिक्स आता है, वो रिग्रेशन एनालिसिस लगा के आंसर ला देगा। वो उसने लाके दे दिया कंपनी वालों को, ख्वाब दिखा दिया 65 लाख कमा लोगे। और 2020 में कोविड आ गया, आइसक्रीम बनाने वाले की फैक्ट्री नहीं खुली, ना उसने 12 लाख रुपए लगाए, ना उसके पास 65 लाख आए। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस साथ में चलते हैं, हम सिर्फ प्रिडिक्शन करते हैं, हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस किस पे करते हैं? पिछले डेटा के आधार पे करते हैं। सब आपने हमको ये दिया, रॉ मटेरियल के रूप में डेटा दिए, हमने मेथड लगाई और हमने नतीजा निकाल के दे दिया। अब आप सोचो कि ऐसे ही होगा, तो इसकी हमारी कोई भी गारंटी नहीं है। ये हमने कोरिलेशन के आधार पे करा कि जैसे जैसे हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सेल भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड सेल्स ऑफ द कंपनी। तो पॉजिटिव कोरिलेशन के आधार पे रिग्रेशन मेथड लगा के हमने नतीजा आपके हाथ में दे दिया है। अब ऐसा होगा, इसकी हमारी कोई भी जवाबदारी, हमारी सारी मेथड सिर्फ एस्टिमेशन निकाल के दे रही है। एवरेज भी एक एस्टिमेशन ही है, जबकि एवरेज सबसे बड़ा झूठ है। भैया एक खिलाड़ी ने पहले मैच में 0 बनाया है, दूसरे में भी 0 बनाया है, तीसरे में 25 बनाया है, चौथे में 50 बनाया है, और पांचवें में उसने 125 ठोक दिए, तो उसका टोटल हो गया 200।
और 5 से डिवाइड करके एवरेज भी अच्छा खासा निकल गया 40। लेकिन क्या वो 40 बनाए क्या कहीं उसने? नहीं बनाया। एक बड़ा स्कोर उसको उठा करके कहां ले गया? 40 पे ले गया। जबकि हकीकत तो ये कि 2 मैच में तो वो खेले ही नहीं, 2 में तो वो हरवा के आया, पर उसका एवरेज सुधर गया तो बेस्ट उसमें आ गया कि भाई एवरेज कितना, तो 40 का एवरेज, हर मैच में 40 रन बनाता है। जबकि हकीकत ये है कि उसने एक भी मैच में 40 नहीं बनाया। ठीक, समझ में आया मीन कहां गड़बड़ करता है? पर अब ठीक है, क्या कर सकते हैं, है ही वो, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो उससे ही काम चलाना पड़ता है। आपको मैंने एक काम छोटा सा दिया है 10 मिनट का, मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ के आना। उसमें एक जगह पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो उसके ऊपर अपन कल डिस्कस करें। ओके, अब आगे से अब अपना कल जो स्टार्ट होगा वो अरिथमेटिक मीन स्टार्ट होगा। अब एवरेज पढ़ना शुरू करेंगे, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ऐसे। ठीक है बच्चों, अटेंडेंस किसी की अगर रह गई हो तो लगवा लेना, क्योंकि दिक्कत का काम है।